आप लोग अनुपलब्धि मतलब प्रमाण में होती है, आप जानते ही हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो उपलब्ध नहीं होती है। और प्रत्यक्ष जो है आपको जो आपके सामने, आंखों के सामने जो हो रही है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान, अनुमान में आप जानते हैं, जैसे कहीं प्रत्यक्ष में क्या होती है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। प्रत्यक्ष क्या होता है कि जो आपने अपने इंद्रियों से देखा है, जो अपने आंखों से देखा है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे जज कोर्ट में कोई पूछता है कि गवाह दो, तो गवाही क्या करता है, बोलता है कि मैंने अपने आंखों से देखा है, मतलब अपने इंद्रियों से देखा है, अपने सेंसेस से देखे हैं। तो जो चीजें अपनी इंद्रियों से देखते हैं उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ऐसे हमारा अर्थापत्ति अनुमान, अनुमान में आपका ये होती है कि जैसे कहीं अगर आग आग धुआं अगर आपको दिख रही है, इसका मतलब कहीं पे आग लगा होगा, तो आपने एक अनुमान लगाया, तो ये अनुमान प्रमाण है कि अगर धुआं है तो जरूरी नहीं कि आप वहां जाके तपिश ले ले हाथ की, मतलब आगों की, कि आपको गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर धुआं है दूर से तो आप दमकल को या मतलब बुला लोगे या कुछ प्रिकॉशन ले लोगे ताकि आपको धुआं से बचाव कर लो। तो ये आपका अनुमान, आपका अनुमान प्रमाण होती है। परसेप्शन के बारे में आप जानते हो, जिसको हम अनुभूति कहते हैं, आगे आप इसको देखोगे सब चीज़ों। और जैसे क्वेश्चन है, इज देयर, आप पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, कोशिश करो क्या प्रमाण है। सूर्या जी, अर्थापत्ति क्या है? अर्थापत्ति आप लोग पढ़ चुके हैं ना, योग सिस्टम में आप लोग इतने सारे पढ़े हो, वही तो है अर्थापत्ति। थोड़ा बता दो, मैं एक बार आ नहीं रहा मुझे याद। ये आपका वन डायरेक्शनल होती है। एक चीज होती है कि जो प्रमाण में ये होती है, एक होती है कि बोथ डायरेक्शन, और एक होती है सिंगल डायरेक्शन। जो आपका जो प्रमाण, कुछ ऐसा होता है प्रमाण जो आपका रेसिप्रोकल आपका वो नहीं करता, मतलब ट्रू नहीं होता। अर्थापत्ति में हम मानते हैं कि जो पहले से, जिसको हम सिद्ध है, प्रूफ है, मान लेते हैं कि ये आपका जो बताई गई बातें हैं वो एज्यूम कर लेना एक अनुमान का ही रूप होता है, जिसका मतलब होता है कि हम इसको सिद्ध मान लेते हैं। आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि बहुत सारी चीजें जिसको हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं ना सामान्यतः। जैसे अगर मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं कि 1+1 जो 2 ही होगा, इसका कोई तर्क है? इसका कोई तर्क नहीं है। यहाँ पे हमने हमने क्या किया कि पॉस्टुलेट ले लिया हमने। पहला जो नंबर 1 है, इसका कोई तर्क है? ये हमने ये अर्थापत्ति में आता है कि कुछ चीजें जिसको हम अनुमान के आधार पे होते हैं लेकिन उसको हम सिद्ध मानते हैं, उसका अर्थापत्ति ओके, कहते हैं। क्लियर है, थैंक यू। अर्थापत्ति, अनुमान, फिर अनुपलब्धि जो अवेलेबल नहीं होता है, और प्रत्यक्ष। आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप इसका बताओ कि क्या आंसर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का। देयर इज नो जार नाउ ऑन द ग्राउंड। जमीन पे कोई जार नहीं है, इसमें आपको बताया गया है। सर ये वाले क्वेश्चन तो आपने हमें नहीं करे। मैं जिस तरह का क्वेश्चंस कराया हूं आपको, उसी के बेसिस पे ही है, लॉजिक वही है लगता है, खाली इसमें प्रमाण शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा और कुछ नहीं है। जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन किया है, आपका स्टेटमेंट वैलिडिटी किया है, कि इसके आपका आर्गुमेंट वगैरह किया है, जो तर्क किए हैं, वही क्वेश्चन है। इसमें खाली प्रमाण शब्द का इस्तेमाल किया गया और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप पढ़ के देखो, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, देयर इज नो जार नाउ ऑन द ग्राउंड। जमीन पे कोई भी जार नहीं है। आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ नॉलेज, मतलब जो ज्ञान आपको दिया गया है, प्रमाण है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। लॉजिक वही है, खाली प्रमाण शब्द का इंट्रोडक्शन है। अनुपलब्धि होगा, अर्थापत्ति होगा, प्रत्यक्ष होगा, या अनुमान होगा। क्या बोलोगे आप इसको? वन का ए, वन का सी, वाह 50-50, वेरी गुड। भाई बाकी सब जवाब तो दो, 36 लोग हैं, जवाब तो दो। सर हिंदी में, हिंदी में क्या बोला? सर समझ में नहीं आ रहे, ये शब्द ही नहीं समझ में आ रहे, चार जो लिखे हुए हैं। प्रत्यक्ष तो चलो ठीक है, अर्थपट्टी, अनुमान, अनुमान भी ठीक है। चारों तो आपको अनुपलब्धि, अच्छा अनुपलब्धि लिखा है। अर्थपट्टी क्या होता है सर? अभी मैंने बताया, अभी एक्सप्लेन करें जिनको मैंने बताया था। हाँ जी, जैसे कोई चीज़ मतलब वो सिद्ध हो चुकी है, जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मतलब पहले से तैयार किए जा चुके हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वो इसको उसको हम अर्थापत्ति, जैसे 2+2 4 होता है,
तो वो कोई मतलब यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन हमने उसको सिद्ध कर दिया है कि 2 + 2 होता है। जैसे ABCD आप लिखते हो तो ए का कोई लॉजिक है कि ए ऐसा क्यों बना? ये पहले हम नंबर पे आता है जी सर। इसको कहते हैं, इसको हमने एक एजम्पशन कर लिया हमने कि मैथमेटिक्स में भी इसका पढ़ते हो कि जिसको हम लोग जैसे पियानो से आपका हाइपोथेसिस कर लेते हैं इसको, कि उस हाइपोथेसिस को आप ट्रू मान लेते हो। पियानो सबका जो अगर मैथ्स में किसी ने कहा है किया है तो इंटीजर्स हो गया, हम इंटीजर तो बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक का लॉजिक क्या है? ये आपके पोस्टुलेट से पहले से डिफाइन है, ये एक अनुमान आधारित ही होती है, लेकिन इसको हम स्वयं सिद्ध मान लेते हैं। जैसे इंटीजर या पूर्णांक, पूर्णांक को आप कैसे बोलोगे? ABCD आप कैसे उसको करोगे? आपको बताया गया कि जीरो, तो जीरो जीरो है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये आपका क्या है? आपका ये अर्थापत्ति में आता है कि हमने मान लिया, उसके बाद हम बाकी चीजों को हम निकालते हैं। पॉस्टुलेट जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको। तो बताओ आप 50-50 क्यों? आगे लोग मैसेज तो करो। ए सी 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 60% ए। भाई मयंक जी ऐसा मत करो, एग्जाम में भी आपका यही हाल कर देंगे। आम, श्रीनिवास जी सी बताए, सी क्यों बता रहे हैं आप? श्रीनिवास जी, श्रीनिवास करण जी बताएं। आंसर प्रत्यक्ष है। क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है सर। ओके, प्रत्यक्ष, ओके। यहाँ पे किसी ने बोला है कि कोई देख रहा है? देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, ये तो नहीं बोला कि कोई देख रहा है। ग्राउंड में कोई जार नहीं है, इसका मतलब आप तो ये कहाँ डिसाइड होते कि आपने अपनी इंद्रियों से बोल रहे हो। यहाँ स्टेटमेंट बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये बात जो है किसी के द्वारा देखा गया है या सुना गया है। तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों के से द्वारा आप इसको सेंसेस, यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दी गई है, देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये जो बात है, ये बात कैसे पता चला? ये नहीं पता चला कि इसको किसी ने देखा है या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रत्यक्ष को हम नहीं ले सकते। आंसर इसका ए होगा, अनुपलब्धि, जो अवेलेबल है ही नहीं है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या? उपलब्ध नहीं है। सर 2019 में आया था। तो लॉजिक देखो, लॉजिक कुछ भी जो हमने पढ़ा था वही लॉजिक है, सिर्फ इसमें शब्द का लगा दिया गया है कि ये 4 शब्द को, 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी वही लॉजिक है जो आप इसके पहले जो आप कोर्स ऑफ एक्शन की आप रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे, वही लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो। Consider the following example below. Devdatta is growing fat. He does not eat food during the day. तो देवदत्त मोटा होता जा रहा है, वो दिन में खाना नहीं खाता। therefore he must be eating food during the night. तो उसे जरूर से खाना रात को खाना चाहिए। Other thing being equal, बाकी सब चीजें सही है। आइडेंटिफाई द लॉजिक इन्वॉल्व इन द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड अबव। इस लॉजिक में जो बताया गया है इसमें बताओ कि कौन सा प्रमाण इस्तेमाल होंगे। बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अगर कुछ छोटा है तो मैं इन दिनों आपको कवर कर दूंगा। ये अगर चीजें कुछ, मैं इसीलिए पूरा सिलेबस को रिव्यू कर रहा हूँ। अगर मुझसे भी कुछ छोटा होगा तो मैं इसको सब आपको करा ही दे रहा हूँ। 2-3 चीजें अगर छोटी भी होगी तो इसके कोई तनाव मत लीजिए, वह पूरा खत्म करके जाऊंगा। तो आइडेंटिफाई द लॉजिक इन्वॉल्व द, आपका कौन से होगा? अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान, शब्द। अर्थापत्ति को आप अगर समझने के लिए इंग्लिश में आप नोट करो, जो मैंने बताया पॉस्टुलेशन सही इसका इंग्लिश है, जो नॉर्मल कॉमन इंग्लिश में वही आपका अर्थापत्ति होती है, जिसको हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं, जो हिंदी में कर रहे हैं। जिसको हम एक पहले अनुमान को हम स्टैब्लिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रांग है अनुमान। तो हम एक डाउट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता, अर्थापत्ति में कोई डाउट नहीं होता। ओके,
2 का आंसर आगे होगा, 2 का सी, 2 का सी, 2 का सी, 2 का सी, 2 का डी, 2 का ए। आशा जी बताएं आप ए कैसे पाए आपने? सर इसलिए कि देवदत्त तो मोटा है, वो दिन में नहीं खाता, इट मीन्स वो दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा, इसलिए देवदत्त तो मोटा है। दैट्स व्हाई मैंने अर्थापत्ति बोला। Okay. Devdatta is growing fat. He does not eat food during the day. ये हमारा प्री एजप्शन एक लॉजिक है कि अगर दिन में अगर खाना नहीं खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि रात को हम खाना खाते हैं तो क्या होती है वो, अब ऐसे भी रात को खाना खाने को मना की जाती है क्योंकि हमारा प्री एजप्शन एक थॉट ऑलरेडी है, मतलब इसका हम एजप्शन कहते हैं या पॉस्टुलेट्स कहते हैं कि आयुर्वेद भी कहता है कि रात को खाना कम खाओ और दिन में ज्यादा खाओ, क्योंकि दिन में आप काम ज्यादा करते हो और रात को आप काम नहीं करते तो आप मोटा हो सकते हो। तो इसलिए क्या होगा, आंसर ये सही होगा। बहुत अच्छे। जिन्होंने आंसर नहीं दिए थे वो एक बार अपना सही कर ले, जिन्होंने सी या दूसरे कुछ दिए थे वो सही कर ले। डाउट तो किसी को नहीं है? सर एक बार और समझा दीजिए इसको। अर्थापत्ति का मतलब क्या है कि अर्थापत्ति का मतलब आप पॉस्टुलेट्स जान लो, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि किसी चीज के लिए जो एक प्री एज्यूम जो चीज होती है जिसको हम ट्रू मान लेते हैं। हमारे पास एक प्री एज्यूम ट्रूथ है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। रात को खाना खाने से क्या होती है कि हमारा डाइजेशन, बाकी जो बॉडी का फंक्शन की उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो ज्यादा जो है स्टोर कर लेगा आपका स्किन के नीचे, तो क्या बनेगा क्योंकि उसका कंजप्शन नहीं होगा। अगर दिन में खाना खाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, एक्सरसाइज करोगे, कुछ करोगे तो वो आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो रात को जो है मान लो कि अगर आपको 200 कैलोरी की खाना चाहिए, खाना आपका बॉडी के लिए चाहिए जो आपका पूरा फंक्शन को, जो आपका जिसमें सांस लेना बाकी सब काम करने इन्वॉल्व है, तो 200 कैलोरी से ज्यादा अगर लोगे तो क्या होगा, वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा स्किन के नीचे, वो फैट बन जाएगा। तो ये जो है हमारा एक प्री एज्यूम फैक्ट है कि ऐसा होगा, तो इसी को हम कहते हैं इसको, ये इस जो प्री एज्यूम फैक्ट जो होती है उसको हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं, इसी को हम अर्थापत्ति कहते हैं। सर तो मोटे लोग को तो फिर रात में खाना खाना चाहिए। ये जो बात है ये आयुर्वेद या मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, दिन को खाना खाने से आपका कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, रात को खाना खाने से कम बर्न होती है ज्यादा खाना खाने से। तो इसलिए आप ऐसे भी देखते हो कि मना करते हैं कि रात को आयुर्वेद की या नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग भी ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। हम लोग खा लेते हैं, अलग बात है। उसको तो और भी कई चीजें हैं कि आप खाना खाने के बाद 1 घंटा टहलो और या फिर सूरज चलने से पहले खाना खाओ, इसके बहुत से फैक्टर्स है। इसका एक पॉस्टुलेट है जो ऑप्शन ए सही होगा। थर्ड का ये प्रेरणा जी बता दिया हमने। थर्ड का बताएं आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल गिवन। द गुआवा इज लाइक माय काउ। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच मींस नॉलेज, प्रमाण, कंपैरिजन। अरे वाह, बहुत अच्छे। प्रेरणा जी बताएं आपने कैसे पाया इसका आंसर को? गुआवा क्या होता सर है? वो कंपेयर कर रहा है गुआवा को अपनी गाय से, तो इसीलिए बस कंपैरिजन लगा दिया। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, आप ही ने पढ़ाया भी अभी। अच्छा अरे सर गुआवा मतलब कोई गाय का बछड़ा होता है क्या होता है? तो हमने ये देखा कि कितने आसान से चीजें, कुछ खास नहीं है इसमें। सर मैं आप कुछ बोल रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए। हाँ बोलो। सर ये गुआवा क्या होता है? अमरूद। अमरूद होता है। उसका अमरूद उसकी गाय जैसा है सर सर, पता कैसा नहीं। शब्द है? अरे यहाँ पे आप लोग इतना पढ़े हो, क्या पढ़े हो आपने, कितने सारी चीज पढ़े हो कि जिसमें जो बता, ये क्या, ये इसका पैटर्न क्या है। सम काउज आर बफेलो, नहीं पढ़े थे? तो क्या काउ का कोई बफेलो थोड़ी होता है, लेकिन हमने उसमें पढ़ा था ना, हमने सिलोजिज्म में पढ़ा था, सब चीजों में पढ़ा था कि हमने इसको सम काउस आर डॉग, सम डॉग्स आर कैट, ऐसा नहीं पढ़ा था? उसी का तो फॉर्म है ये। ऑल काउस आर एलिफेंट जो पढ़ा था उसी का पार्ट है। जी सर। सर तुलना की जा रही सर, तुलना। 6 नंबर करो। पूरे यूजीसी नेट पे इतने क्वेश्चन आए हुए इसमें, इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक। जो है मेरे पास 15 साल का डेटा है पूरा, 15 ईयर्स में आपको खाली इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से।
हालांकि पहले था भी नहीं शायद सिलेबस में, हाल ही में आया है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लौकिका and the alaukika, लौकिक and alaukik is made with the reference to which of the following pramans? अनुमान, कंपैरिजन मतलब उपमान, प्रत्यक्ष परसेप्शन और आपका वर्बल टेस्टिमोनी। आप बताओ आंसर कौन सा होंगे। सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भावना जी बताए सी कैसे है। हाँ जी, अभी हमने लास्ट क्लास में भी लौकिकम पढ़ रहे थे, तो हाँ। ये प्रत्यक्ष होकर ही इसको हम मतलब इसको लौकिक और अलौकिक हम प्रत्यक्ष के रूप में ही बता सकते हैं सर। ठीक है, मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा कंसेप्ट क्लियर है इसका ठीक है, कि ठीक है, आपने बिल्कुल प्रत्यक्ष सही देखा बताया, होगा आंसर तभी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हरे कृष्ण जी बताइए आपने सी कैसे पाया। हरे कृष्ण जी आप हमारे साथ है। हरे कृष्ण सॉरी, साथ नहीं है। ये यस सर सर मेरा एक्चुअली ये हस्बैंड है। मैं अंजना शर्मा। हाँ जी। हाँ बताएं आपने सी कैसे हाँ जी। पाया। सर वो प्रत्यक्ष था, वो लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आता है। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने जो हमने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा था उस वही चीज है, खाली इसमें शब्दों को खाली 4 शब्दों का आपका मतलब यूज किया जाता है, बाकी सब वही चीजें जो आपने पढ़ा था। आपने 7th करें। सारा तो आप लोग कर लेते हो, एक तो छोड़ते नहीं हो, सही भी करते हो। टीचर परेशान हो जाएगा, उनका जॉब चली जाएगी। भाई जब स्टूडेंट और टीचर से बराबर होगा तो उनका काम क्या रहेगा। आप लोग तो सेवन तो करें। 7 का ऐसे भाई नंबर दे दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो। 7वें का देना है आंसर। मैंग जी आप सी कैसे दिए बताएं। जी सर, आज सर साइकोलॉजी पढ़ रहा था तो उसमें तार्किक ज्ञान भी उसमें आता है, तो बस। इसलिए तो उसको आपने लगा देखा दिया। ये एक्चुअली सेक्शन जो है हमारा फर्स्ट पेपर का था ही नहीं, ये पूरा पूरा का सेकंड पेपर का ही है। खाली जो हमने लॉजिक पढ़ा है फर्स्ट पेपर को उसी को इसमें लगा दी जाती है और कुछ भी नहीं है इसमें। 7 का सी सही बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही सही है है। सर। जी सर, बिल्कुल आज पढ़ रहा था इसलिए बता गया। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने बोला ना कि आप लोग जहाँ जाओगे ना। आचार्य जी मैं हाँ जी बोले। सर मैं आज पहली बार इस क्लास में जुड़ा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता था कि सर न्यू क्लास जो आपकी होगी तो न्यू सब्जेक्ट कब शुरू होगा जी। एक्चुअली मैं यहाँ से मैं क्विट कर रहा हूँ और ये मेरा ये अभी और मैं कोई क्लास शायद यहाँ पे नहीं लूंगा। तो हमारा अगर आपको बाकी क्लासेस देखनी है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से क्लास ले रहा हूँ मैं। और ये अभी मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, खाली एक बार मैंने सब टॉपिक को मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है और सबको क्लियर है कि नहीं है। तो आपको अगर पीछे का क्लास देखनी है, अगर मेरे का इसमें यूनिट 5, 6, 7 से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताए हैं जो आपका 20 सेकंड्स में आप आंसर तक पहुंच सकते हो। मैथमेटिकल सारा पार्ट को उसको आप रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो। तो सब्जेक्ट पूर्ण हो गया क्या जी गुरु जी। ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का आपका ये पूरे ये फर्स्ट पेपर का 3 यूनिट है, यूनिट 5, 6, 7। धन्यवाद जी। इसमें आपको सर मैं बता देता हूँ इसका। 1 मिनट, आप जो पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो यूनिट 5 में आपका जो है मिलेगा आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये यूनिट 5 है फर्स्ट पेपर का, ये आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसके अंदर आपका 3 चीज आएगी, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल सीरीज एंड लेटर्स एंड कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये तीनों मिला के आपका यूनिट 5 है, ये हमने पूरा कर चुके हैं। और जो छठा यूनिट है ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पूरा है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड आर्गुमेंट, फिर आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, मीन्स ऑफ लॉजिक, प्रमाण
और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सब आती है। और सातवां में आता है आपका डेटा के बारे में, DI पूरा, डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें आती है। अगर आपको हिंदी में देखनी है तो हिंदी में सिलेबस ये था। मैंने ये सब जो दोनों सिलेबस को हमने धन्यवाद सर जी। सेंड कर चुके हैं, ग्रुप पे आप देख सकते हो। हाँ सर हाँ जी। सर 5वां क्वेश्चन बताएंगे क्या प्लीज सर? कौन सा 5वां? हाँ सर। 5वां आप लोग खुद बताएं, नीचे 5वां कीजिए। टोटल 11 क्वेश्चन ही आए हैं, 2019 से ये सिलेबस में आया है, उसमें खाली 11 क्वेश्चन आए हैं सर, जितने भी अब तक सेट बने हैं। तो इसमें इस प्रमाण में से इसमें से आप लोग 10 क्वेश्चन कर ही लिए हो। 5वें का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? सी दे रहे हो, सी दे क्वेश्चन तो रहे हो। दिखाइए। आप दिखा रहे हैं आपको, आप लोग को 5वां क्वेश्चन बताओ क्या दोगे? Distinction between the savikalpa and nirvikalpa is made up with respect to the अनुमान में, प्रत्यक्ष में, अर्थापत्ति में, उपमान में। भाई बहुत आसान है। प्रत्यक्ष में जाएगा, बी कहाँ आपको, सी कहाँ से दे रहे हो? ये परसेप्शन में आएगा ना, प्रत्यक्ष में आएगा। सविकल्प और निर्विकल्प किस में आएगा? रेगुलेशन आपने इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे आप पहले पढ़ चुके हो, ऑप्शन भी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर चुके हैं, 7 में कर चुके हैं, अभी तब कर ही लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं है। हाँ सर, ये टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो प्रत्यक्ष कैसे होगा सर? किसी ने भगवान को तो देखा नहीं। किसने नहीं देखा? अच्छा एक बात बताओ, आप जो बोल रहे हो कि किसी ने भगवान को देखा नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने कभी एटम देखा है, कभी इलेक्ट्रॉन देखा है, कभी वायरस देखा है, कभी बैक्टीरिया देखा है आपने कभी? नहीं। या अगर आप कभी अगर जांच करने जाते हो किसी लेबोरेटरी में आप देखते हो, आप इसको मानते कैसे हो? किसी ने तो देखा, कोई साइंटिस्ट ने कभी देखा, आइंस्टीन ने कभी देखा तो उन्होंने बता दिया था, आप मान रहे हो क्या? आपने कभी देखा? नहीं देखा। किसी ने न्यूटन ने कुछ चीजों को प्रूफ किया तो उसको बोल दिया, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर आपके घर में कोई, आप कभी जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो क्या आपको इंजीनियरिंग का सब कुछ आता होगा? नहीं आता होगा। लेकिन आप जब घर बनाओगे, आप किसी इंसान का हायर करोगे, उसके पास डिग्री होगा, तो आप वैलिड एक रीजन होगा कि उसको वो सब आता होगा और वो जो बोल रहा है वो सही होगा, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हो। उसी तरह से हमारे कोई ऋषि मुनि कभी किसी ने देखा है, वही तो लॉजिक है। हमारे किसी ऋषि मुनि ने उस प्रज्ञा अवस्था में जाकर देखे हैं और वो बता रहे कि ऐसा है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो किसी ने तो देखा है, किसी ने देखा है। अगर किसी ने देखा जानना हो, जाके आप पढ़िए रामकृष्ण परमहंस देव का जीवनी को। विवेकानंद ने पूछे थे भगवान होता है, आपने देखा है? 100 लोगों से पूछे, सबने बोला कि नहीं मैंने नहीं देखा। उसने बोला हाँ मैंने देखा है। बोला आप मुझे दिखा सकते हो? बोला हाँ दिखा सकता हूँ। उन्होंने उसको दिखलाए, समझाए, पढ़ा है सर उनका। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम आज भौतिक जगत के लिए जिस मैकेनिज्म को मानते हैं कि किसी ने देखा है, तो हम भी मानते हैं। डॉक्टर ने तो खुद भी नहीं देखा कि वायरस कैसे होता है, बैक्टीरिया कैसे होता है, किसी ने कभी लैबोरेटरी में देखा है, उसको वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वही चीज हमारे पास भी है, किसी हमारे ऋषि मुनि ने अपने प्रज्ञा से देखे हैं। आप देखो, आप जब पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझो आप। ये 3 लेयर्स होते हैं। जी सर। देखो, ये आप जो प्रज्ञा के बात करते हो, ये इसका मान लिया 3 लेयर है। ये आपको 3 लेयर का समझा रहा हूँ कि क्यों आज दुनिया हमारे पीछे भाग रहा है, हम दुनिया के पीछे कैसे भाग रहे हैं। ये मान लीजिए, ये हमारा जो है प्रज्ञा है, और ये बुद्धि है, और ये अज्ञानता है, ये कुतर्क है। तो ऊपर या कुतर्क, अज्ञानता, जो भी आप करते हैं उसको। अब इस डायग्राम से देखो, जो बंदा कुतर्क में रहेगा वो उसका दिशा वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा बुद्धि की तरफ जाएंगे। जो कुतर्क में या अज्ञानता में रहेगा, उसे कुछ नहीं आता, वो सोचेगा कि हम कहाँ तक जाए, हम बुद्धि की तरफ जाए। और जो बुद्धि में है वो सोचेगा हम प्रज्ञा की तरफ जाए। तो हुआ क्या है
पहले इंडिया इस जगह पे था, भारत पहले इस जगह पे था, तो प्रज्ञा में था। अब इसके बाद हमारे सब चीजें जब उल्टा पुल्टा हुआ, बहुत सी चीजें हुई, तो हम ब्रिटिश के बाद क्या हुआ, हम इस जगह पे आ गए, कुतर्क में आ गए, मतलब हम अज्ञानता में आ गए, हम अपने आप को हीन बना लिया कि हम यहाँ पे, हमारे पास कुछ नहीं है, ये है वो है, हम खुद बहुत ज्यादा अपने आप को नीच, मतलब एकदम अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, खराब, मतलब नीच मान लिया, बहुत ही हमारा हमारा पास कोई वेद में कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये मान लिया, तो हम इस जगह पे आ गए। अब हमारा टारगेट क्या है कि बुद्धि की तरफ जाए, इसलिए हम बुद्धि की तरफ जाते हैं, तो हम जाते हैं कि यूएस की तरफ, हम जाते हैं कि अमेरिका या यूके की तरफ, क्योंकि वो बुद्धि से काम करते हैं तो अज्ञानता से बुद्धि बेहतर है, इसलिए हम जाते हैं मतलब विदेश की तरफ कि हमें वहां से कुछ सीखने को मिल जाए, वहां उनके उनके मशीनें हैं, इनका ये है, क्योंकि बुद्धि से काम करते हैं। अब बुद्धि में जब वो आ गए हैं, उनके बाद कहाँ जाइए, उनको प्रज्ञा चाहिए, तो प्रज्ञा के लिए कहाँ जाएंगे, वो इंडिया पे ही आएंगे, क्योंकि इन प्रज्ञा के पूरा खान इंडिया में ही है। भले ही आज हम अज्ञानता में है, तो हमने इसको डिराइव नहीं करे प्रज्ञा को, लेकिन किसी ने डिराइव करके गए हैं, जो डिराइव करके गए हैं वो प्रज्ञा में थे। इसलिए जो फॉरेन जो कंट्रीज जितने हैं, अमेरिका है, रशिया है, सबको सब भागते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, प्रज्ञा का पूरा आपका उत्पत्ति है। हम क्यों भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि की उत्पत्ति है। हम में से कुछ लोग, जिन लोगों के पास बुद्धि से ज्यादा मतलब समझ है, वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे यहाँ पे रह के प्रज्ञा को मतलब पाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वही मैकेनिज्म है कि किसी ने अगर पहले देखा है, तो जैसे हम साइंस में मान लेते हैं कि जॉन मेंडल ने बोल दिया कि पौधे के लिए ऐसा तो ये है, सेम तरह से हमारे जो ऋषि मुनि जो बोल के गए थे, आप एक चीज कंपेयर करो, मेडिकल साइंस जो आज के जो फॉरेन आपका जो पाश्चात्य जो मेडिकल साइंस है, हर 30-40 साल में अपने थ्योरी को चेंज कर देता है। जैसे 60s में बोलते थे पहले, 1960s के आसपास, कि बीमारी किससे होती है आपका कीटाणु से होती है और किससे नहीं होती है, लेकिन अभी बोल दे कि बीमारी जो है मन से आती है, पहले मतलब तनाव से, मन से आती है, फिर शरीर पे आती है। और यही बात हमारा जो योग वशिष्ठ में कितने हजारों साल पहले आदि व्याधि के बारे में हमें बता दिया थे, वो एक ही बात बताए हैं जो चलता रहता है, उसको आप कभी काट नहीं सकते, कितनी आप शोध कर लो। इनके यहाँ पे क्या है, बुद्धि से काम करते हैं, जितनी बार बोलेंगे 30 साल 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद वो चेंज हो जाता है। आज देखो आप, अगर आपको देखना तो आप देख लो, आज से 40 साल पहले का देख लो क्या उनका थ्योरीज थे, उसके 30 साल पहले का देख लो क्या थ्योरीज थे, कितने चेंज होता जा रहा है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आपका वात पित्त कफ, वो 1000 साल बोल के आए हैं, वही फिक्स है, क्योंकि प्रज्ञा से बोले हैं वो। तो भगवान को देखा गया है, किसी ने देखा है, आप ऐसा बिल्कुल मत बोले कि भगवान को नहीं देखा गया। हाँ, हम आप देख नहीं सकते, अलग बात है, लेकिन किसी ने देखा है। जी सर, मैं वही बोल रही थी कि हमने नहीं देखा तो हम शब्द प्रमाण मान रहे हैं ना, वो बोलना था मेरा। नहीं, ये शब्द प्रमाण के अलावा भी, शब्द प्रमाण अगर नहीं भी होगा इसके हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। शब्द प्रमाण क्यों है, कि इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से कई लोग अभी देख सकते हैं, अगर हमारे पास वो स्थिति बन जाती है, हम ध्यान के जरिए हम में से उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर शब्द प्रमाण बोलोगे, इसका मतलब क्या, कोई भी नहीं कर सकता, जबकि आज भी अगर उस लेवल तक कोई पहुंचता है तो कर सकता है वो, और पहुंचे भी हैं बहुत। जी सर, हाँ, अभी क्लियर हुआ सर, थैंक यू सर। इसके बाद आपका आता है ये पार्ट तो आपका हो गया पूरा। वे आपका यहाँ पे आती है आपका वेन डायग्राम हम कर चुके हैं। प्रमाण बताते हैं इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक तो बहुत आसान है, इसमें आपका इंडियन लॉजिक में, चलो मैं इसको, मेरे पास पीडीएफ इसका नहीं है, इसे कर लेते हैं। अनुमान प्रमाण, अनुमान में आपका आता है ये वही सब चीजें हैं अनुमान जो आप पढ़ चुके हो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन करो, समझ आ जाएगा। इन्फ्रेंस का जो शब्द होती है, इसका मतलब अनुमान होती है। पहला क्वेश्चन करें। मुझे तो डर लगता है कि आप सही से आंसर दे दोगे, मुझे कुछ बोलने को बचेगा ही नहीं। Consider the argument provided below. Sound is impermanent because it is invisible. साउंड जो है परमानेंट नहीं होती है क्योंकि वो इनविजिबल है। ये एक आपका लाइन है। आइडेंटिफाई द फैलेसी इन्वॉल्व इन द अबव आर्गुमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन लॉजिक। भारतीय आपका जो लॉजिक के बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई करो। भारतीय लॉजिक में यही सब आते हैं आपके, जितने भी अपने प्रमाण पढ़ा आपने, अनुमान प्रमाण, ये सब आपका भारतीय तर्क में ही आती है, इसमें आती है।
शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, बाकी सब चीजें। तो आप लोग पहले का आंसर क्या देते हैं? पहले का ए, पहले का ए, पहले का ए। मैंने बोला था ना, मतलब आप लोग इस जगह पे आ जाते हो ना कि टीचर और स्टूडेंट में कोई अंतर ही नहीं रहता। बेचारे का जॉब ही चली जाएगी। टू करो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 करो। क्वेश्चन नंबर लिख के तब कहिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। सर पहला वाला थोड़ा सा समझाएंगे क्या? अच्छा, बिल्कुल हम समझाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने आंसर दिए उनमें से किसी को बुलाते हैं। आशा जी बताएं आप। आशा जी आप पहले का आंसर बताएं, समझाएं। आशा जी हमारे साथ हैं? स्वाति जी आप बताएं 1 का ए, या प्रेरणा जी आप बताएं। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बारी। सर इसमें लिखा है साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। वो जो साउंड है वो दिखाई नहीं देता है, और इम्परमानेंट जो भी मतलब इसका जो भी मतलब होता हो, तो रिलेवेंट रीजन लगता है ये, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन सोचो एक बार, साउंड इनविजिबल, साउंड ऐसे विजिबल कब होता है? साउंड तो आपको हियरेबल होता है, सुनाई देना हाँ, वही ये वाली लाइन देखकर ही सर मैंने वो लगा दिया था, रिलेवेंट रीजन। कोई आपका रिलेवेंट है या नहीं है इसका, क्योंकि साउंड कभी हम सुन सकते हो, कभी आज तक किसी ने साउंड सुना है? साउंड को सॉरी, साउंड को भी देखा है किसी ने? साउंड को भी देख सकते, सुन सकते हैं ना, तो ये इररिलेवेंट है, कुतर्क है, रिलेवेंट है ये नहीं है। क्लियर तो सबको हो गया होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करें। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ होता है, इसका जो अर्थ होता है इसका तुच्छ होता है। टू का ऑप्शन में क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? 2 का सी, ए, 2 का ए दे दिया। ओके, चलो आप लोग बताओ 2 का क्या होगा। ये प्रमाण के मेरा छूटा हुआ था, मैंने प्रमाण करा दिया। मैं देखा भी था कि प्रमाण शब्द के साथ मैंने पहले नहीं किया था, लॉजिकल रीजन में करा दिया था, इसलिए आज प्रमाण का करा भी दिया, क्योंकि प्रमाण आपका 2019 से 19 में ही आपका सिलेबस में आई है, इसके पहले नहीं था। सी दे रहे हो? एक बार सोचो, सी कैसे हो सकता है? सी नहीं हो सकता सर। Sound is impermanent, it is because it is audible. सर एजर्सन मतलब सर दावा होता है क्या? दावा कर सकते हैं हम ऐसा? किसके किसके? एजर्सन मतलब? एजर्सन कहाँ दिख रहा है आपको? जैसे तीसरा ऑप्शन जो फॉल्स है, रॉन्ग है सर। हाँ, आप कह सकते हो कि इसका जो आपका दावा या इसका जो कथन है वो आपका एक्चुअली कथन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, ये कथन आपका गलत कथन है, या कह सकते हैं आप। सर साउंड तो कभी इम्परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कहते हैं कि कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो वो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो ऑडिबल अगर सुनने वाला है तो वो तो ब्रह्मांड में रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। चलो, आपने विज्ञान की बात पूछी तो मैं आपको विज्ञान को बता देता हूँ एक्चुअली होता कैसे है। हालांकि थोड़े से क्वेश्चन से हम हट जाएंगे, आपने जब पूछा था कि आपको अगर क्लियर करना जरूरी है मैं तो बोल देता आपको। होता क्या है, देखो आपको मैं इसके पहले क्वेश्चन पूछूंगा। साउंड का स्पीड होती है लगभग 330 से 332 मीटर पर सेकंड होती है, एक सेकंड में वो 330 से 332 मीटर जाती है। और जबकि लाइट जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, यानी लाइट जो है एक सेकंड में कई बार पूरा धरती का चक्कर लगा देगा, जबकि साउंड जो है खाली 320 मीटर चलेगा। तब भी आपके टीवी के सेट में एक ही साथ साउंड और पिक्चर आती है। कैसे आती है? अगर अमेरिका से कोई आपका कुछ चला है, मान लीजिए कोई भी अगर प्रोग्राम चला है अमेरिका से आपके घर में आ रही है,
जबकि साउंड का स्पीड इतना कम होता है, लाइट का स्पीड इतनी ज्यादा होती है। तो लाइट तो खैर आ गया सेकंड के फ्रैक्शन के भाग में, और 330 मीटर पर सेकंड से तो उसे कितनी ज्यादा समय लगेगा ना। तो दोनों एक साथ कैसे आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि आप जानते हो कि आइनोस्कोप काइनोस्कोप का कुछ मैकेनिज्म होती है, उसके जरिए वो सारे के सारे दोनों वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है। और एक तरह की खास तरह की चिप होती है इसमें, उसमें अभ्रक से बनी होती है। वो जब ट्रैवल करता है तो ना तो साउंड रहता है ना लाइट रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है। और वो वेव जाके सैटेलाइट में जाती है जो 36,000 किलोमीटर ऊपर हमारे सामने हमारे आसमान में घूम रही है। यहाँ आपके जो डिवाइस में आती है तो फिर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट और साउंड में अलग अलग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही था लेकिन अपने अपने फॉर्म में नहीं था। जिस साउंड के बल आप बता रहे हो वो साउंड घूमती है, लेकिन हमें सुनाई तभी तक देती है जब तक उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ऑडिबल रेंज जिसे कहते हैं। उसके बाद जब वो जाता है तो साउंड एनर्जी के रूप में रहता है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते क्योंकि उसका जो 20 से कम हो जाता है। तो हम इसको अगर ये बोलोगे कि हम इसको हमेशा सुन पाएंगे तो हमेशा इसको सुन नहीं पाते, लेकिन वो किसी फॉर्म में रहता है जिसको वैशेषिक दर्शन वगैरह में भी बताया गया है। अगर आप इसको जब उसके साइंस को देखोगे कि यूनिवर्स में सब कुछ रहता है, लेकिन ऑडिएबल फॉर्म में हमारे लिए रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं कह सकते कि वो इस फॉर्म में रहेगा। क्योंकि आप देखते हो कि कोई अगर आवाज कर रहा है तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, एक निश्चित दूरी के बाद आप उसको सुन नहीं पाते जबकि आवाज कर रहा है। जबकि मान लीजिए अगर ट्रेन जो है अगर कहीं से जा रहा है तो ट्रेन तो अपना आवाज करते हुए जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन दूरी के बाद आप उसको सुन नहीं पाते हो। तो इसलिए आप इसको अब इस लॉजिक को बताओ कि आंसर क्या होगा। मतलब इसमें होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों भी चीजें इसमें आ गया। अब बताओ इसमें क्या दोगे आंसर। क्या दिया आपने? क्वेश्चन नंबर डाल दो। तो डी हो गया सर। कौन सा क्वेश्चन डाल रहे आप लोग? जो आपने पूछा सर अभी। 2 सर 2 का डी। 2 का डी कंट्राडिक्शन, ये कैसे हो सकता है? साउंड इज impermanent because it is audible, ठीक है। They identify the fallacy involved in the above तर्क मतलब argument on the basis of the Indian logic option given below। ये होगा, पहला वाला होगा fallacy। अब चलिए ऐसा क्यों सर? अब ये तुच्छ तर्क है, साउंड इज impermanent because it is audible। वो ऑडिएबल होगा तभी इम्परमानेंट होगा, ये तो कहीं हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड होती है जिसका आपका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो ऑडिबल नहीं है तो उसमें भी तो वो सब चीजें लागू होगी। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक वो ऑडिबल होता है, उससे कम अगर होगा हम सुन नहीं पाएंगे, बिल्ली कुत्ते सुन लेते हैं। तो बाकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। अगर वो आपका परमानेंट हो तो भी और इम्परमानेंट हो तो भी, ऑडिबल रेंज के साथ कोई मतलब नहीं रहता ना। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के अंदर रहेगा तो हम सुन पाएंगे, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम होगा तो बाकी तो जो आपका कुत्ते बिल्ली वगैरह कुछ जानवर है वो सुन लेते हैं वो। तो अगर वो आपका परमानेंट होगा तो 20 से कम में भी होगा, नहीं होगा तो 20 से ज्यादा मतलब कम में भी नहीं होगा। इसके साथ ऑडिबल का कोई मतलब ही नहीं होता। तो क्या हो गया? तुच्छ रीजन हो गया, मतलब पहला सही ऑप्शन सही है। समझ गया सब? तो सर फिर जो पहले वाला आंसर था तो उसमें भी तो फिर यही वाली बात आएगी। कौन से वाले में? जिससे ऊपर हमने क्वेश्चन किया, साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। साउंड इनविजिबल नहीं, ये क्यों आएगा? क्योंकि ऑडिएबल में ये क्या बोला इसमें कि क्वेश्चन में साउंड इट इज ऑडिएबल, साउंड ऑडिएबल तो होता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है ऑडिएबल की, लेकिन विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड करता है? तो सर इनविजिबल बता रहा है ना, वो तो विजिबल थोड़ी ना बता रहा है। विजिबल और विजिबल दोनों में से विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी तो होल्ड ही नहीं करता ना, चाहे वो इनविजिबल हो या विजिबल हो। साउंड आप ना तो देख सकते, ना दृश्य है ना दृश्य है, जबकि साउंड ऑडिबल प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऑडिबल होता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी चाहे विजिबल हो या ना हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, दोनों ही होल्ड नहीं करता, इसलिए वो फैलेसी है, मतलब इररिलेवेंट है। ओके सर। कितने सूक्ष्म लॉजिक होती है ना। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि सर हेलो, ये सेकंड का मतलब ये है कि वो रीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। हाँ जी, जो हमने यही पढ़ा ना? था, हाँ हमने जो पढ़ा था, ये ऑडिबल के प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है,
लेकिन जो बताया जा रहा है कि खाली ऑडिएबल रेंज पे होगा तभी आपका परमानेंट होगा या नहीं होगा, या ऑडिएबल रेंज के नीचे ऊपर में परमानेंट होगा नहीं होगा, ये परमानेंट इम्परमानेंट का जो आपका जो फैक्ट है वो होल्ड नहीं करता, जबकि ऑडिएबल का होल्ड करता है। अच्छा, तो और कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए था, ये उसका मतलब हुआ? हाँ, अगर आप बताते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन का ही एक क्वेश्चन है कि आपका जो आपने पढ़ चुके थे कि इसके जो बताया जा रहा है कि ऑडिएबल तो है, लेकिन इसका अगर हम मान लेंगे तो परमानेंट या इम्परमानेंट होना ऑडिएबल या मतलब जो उसका जो रेंज है ऑडिएबल या नॉन ऑडिएबल के पे डिपेंड करेगा, अगर उसका हम तर्क मान लेंगे तो। हाँ, समझ में आया सर। हो नहीं सकता। ओके, हाँ समझ में आया सर। ओके, थैंक यू। तो अब तो आप इसको कर लोगे आराम से। चलो क्वेश्चन 5 करो। अब आपका यूनिट 6 में खाली एक ही चीज बचेगी इसमें, जो थोड़ी सी हम कल करेंगे और फिर यूनिट 6 खत्म हो जाएगी, फिर हम 7 में चले जाएंगे। 5 तो कर ही लोगे, कुछ नहीं है इसमें। देखते हैं और क्या बचा हमारा। सर ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? ये हेतु तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। ये क्या 19 योग चीज है ये? दर्शन में है, योग दर्शन में है वो सब। हे हेतु हान हानो पाए, ये सब योग दर्शन में अच्छा, आएगा। योग दर्शन का यहाँ पे दे दिया उठा के। हाँ जी, जी, वही इंडियन लॉजिक बोला ना। उसी चीज को बोलते ना, आपके जो ग्रंथों में पढ़े हो ना, उसी ग्रंथ के लॉजिक को ही हम इसको कंबाइन कर दिया, ग्रंथ से भी ले लिए हैं और हमारे जो अभी जो हमने पढ़ा है, जितने भी हमने लॉजिक पढ़ा है हमने, आर्गुमेंट लॉजिक, उसको भी मिला दिया है, दोनों मिला के क्वेश्चन बना दिया। 2019 से किए उन्होंने इसको। देखो सारा क्वेश्चन 2019 से है, मेरे पास 15 साल का पूरा डेटा मैंने इसको शो किया, इसमें खाली 19 से ही आया है सारा क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या बचा सिलेबस में? सिलेबस बचा हमारा ये इंडियन लॉजिक, हम बात कर ही चुके हैं, प्रमाण हमने कर दिया हमने, और ये अनुमान के ऊपर इन्फेरेंस जो हमने अभी ये किया। तो हमारा छठा यूनिट भी जो हमारा कवर है, 6th यूनिट। अब हम कल परसों करेंगे 7वां यूनिट देख लेंगे। सोर्स ऑफ आपका डेटा के बारे में हमने बात कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा भी हमने बात कर चुके हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सारा ग्राफ, पाई चार्ट और आपका लिनियर ग्राफ सब कुछ हम बात कर चुके हैं। ये बची हुई है डेटा, इसमें भी ये बता दूंगा मैं कल आपको। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें भी, एक ही क्लास का आधा घंटे में खत्म हो जाएगा इसका। इसका भी कुल मिलाकर मैं बताऊँ, मेरे पास है क्वेश्चन इसका, देखो इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। जो लास्ट आपका जो टॉपिक है डेटा गवर्नेंस का जो टॉपिक है, इसमें खाली इतने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं खाली बस। इस तरह से आपका कल मैं पूरा सिलेबस को एक बार पूरा खत्म कर दूंगा, और उसके बाद जो परसों होंगे एक बार आप लोगों का शफलिंग रिवीजन करा करके शुभकामना दे दूंगा, शुभकामना के साथ विदा ले लूंगा। सर जो आपने आज ये प्रमाण और इंडियन लॉजिक वाले क्वेश्चंस कराए हैं, इनके क्वेश्चन और आंसर मिल सकते हैं सर, जो आपके पास अवेलेबल है? मैं भेज दूंगा। एक्चुअली ये 2019 से शुरू हुए हैं, तो जितना मैंने आपको कराया ना उतने ही मिलेंगे आपको। मैं इसके पहले था नहीं ये, तो मैं आपको भेज दूंगा आपको सारा। सर कोई नहीं, क्वेश्चन विद आंसर